Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the topic called control and coordination. The moment you see the lecture, you feel good about it, you feel bad about it या you feel यार ये कैसा पढ़ा रहा है, ये रिएक्शन क्यों है? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो आई एम ब्रिंगिंग अ चेंज इन योर लाइफ. चेंज इन योर लाइफ कि तुम्हें मुझे देखना पड़ रहा है. वो बच्चे जो अब तक नहीं देख के दुखी हो चुके होंगे, उन्होंने मुझे बंद कर दिया होगा, उनके लिए वीडियो बेकार होगी. मुझे बंद करना उनका रिएक्शन होगा. वो बच्चे जो अभी तक मुझे झेल पा रहे हैं, वो अभी भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये उनका रिएक्शन है. और वो बच्चे जिनको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, वो इस वीडियो को देखने के बाद आने वाले अपने क्लासमेट्स को या फिर अपने जूनियर्स को भी बताएंगे. वो उन सबका रिएक्शन होगा टू दिस. इस दिस को बोलते हैं स्टिमुलाई. इस दिस को क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई. एक एग्जांपल और देता हूं. आपके पापा की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई. अब अगर आपके पापा की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, हाउ डू यू फील? तो बच्चा कहेगा यार 1 करोड़ की लॉटरी में कुछ ना कुछ करके लाख रुपए का आईफोन तो मैं ले ही लूंगा. लाख रुपए का आईफोन नहीं लूंगा तो लाख रुपए तो कुछ भी करके मैं ले ही लूंगा. तो दैट इज दी हैप्पीनेस. एंड उस 1 करोड़ की जो पार्टी होगी, जो लग्जरी मिलेगी, वो हम सबको मिलेगी. दैट इज अ स्टिमुलाई. अमेरिका में, लंदन में किसी की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, तो तुम बोलोगे अब क्या बातें बता रहे हो सर, इस बात को बताने का कोई जरूरत ही नहीं है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है. तो ये तुम्हारा रिएक्शन है कि सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वो एक बात जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में होती है. एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन organism response is called a stimuli. पहले इसका मतलब समझो. आई डोंट फॉलो फुटबॉल. मैं फुटबॉल फॉलो नहीं करता, तो वर्ल्ड कप फुटबॉल कौन जीते कौन जीत हारे मुझे फर्क नहीं पड़ता. वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा है, दैट इज अ स्टिमुलाई. मेरा रिएक्शन क्या है? मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो देखता भी नहीं हूं. ये मेरा रिएक्शन है. वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा है और मैं फुटबॉल को फॉलो करता हूं, तो शायद मैं अपनी क्लासेस मिस करके मैचेस देखूं. ये मेरा रिएक्शन होगा. तो जब जब स्टिमुलाई होएगा, जब जब स्टिमुलस होगा, स्टिमुलाई या इसके प्लूरल को बोलते हैं स्टिमुलाई. सो द रिएक्शन टू एनी स्टिमुलाई is usually in form of some movement which is characterized by the different organisms. अगर कोई स्टिमुलाई हो रहा है तो रिएक्शन बंदा देगा ही देगा. छोड़ना यार, इग्नोर कर. इग्नोर करना भी एक रिएक्शन होता है. ये बात याद रख लेना. रिस्पॉन्स देना जरूरी है. आसपास में कोई भी जो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंगली जो हम रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन. एंड आसपास जो चेंज आता है उसको बोलते हैं हम स्टिमुलाई. तुम एक अकेली गली में से जा रहे हो, तो तुम्हें हल्का फुल्का डर लगने लग जाएगा. अगर रात का टाइम है, पीछे से एक कुत्ता भौंकता है, तो अब एक कुत्ता अगर भौंकता है तो तुम्हारे डर का नंबर बढ़ जाता है. तुम्हारा रिएक्शन डर है. पसीना आना लग जाता है, पसीने में चलने लग जाते हैं. तुम फोन उठा लेते हो, दुआ करते हो कि कोई आ जाए, वहां से एक अंकल आ जाए और तुम्हारी मदद करके तुम्हें वो गली पार करा दें. तो उन अंकल को जाते हुए थैंक्स बोलोगे या नहीं बोलोगे? या कुछ उल्टा बोल के जाओगे? थैंक्स बोलोगे तो अंकल भी खुश होंगे, चलो ओके बेटा. नहीं थैंक्स बोलोगे तो वो भी एक स्टिमुलाई. अंकल कहेंगे देख थैंक्स भी नहीं बोला. तो आसपास नेचर में जितने भी चेंजेस होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टिमुलाई. और स्टिमुलाई के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा. ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. ये बात याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द द रिएक्शन टू अ स्टिमुलाई is a characteristic property of organism. ये बात याद रख लेना. हर ऑर्गेनिज्म का ये फर्ज बनता है
कि उसके आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करे। 10th क्लास की बायो क्या 9th क्लास की बायो में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि जो चीज पढ़ेंगे पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के बारे में बच्चा बोलेगा दे हैव अ वेरी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। पहली बात, दे कैन नॉट मूव। तो हाउ विल दे रिएक्ट, हाउ विल दे रिस्पॉन्ड, हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड, ये सवाल आता है। हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये थोड़ा सा दिल से देख लेना। बाय शोइंग पैटर्न इन देयर ग्रोथ। आपकी मम्मी अगर प्लांट्स को बहुत अच्छी डिटेलिंग में, बहुत अच्छी डिटेलिंग में वो करती हैं, क्या नाम है, ऑब्जर्व करती हैं प्लांट्स को, तो प्लांट को एक जगह रखेंगी, उसको सब देंगी और देखेंगी उसकी ग्रोथ बढ़ गई है तो शी विल बी हैप्पी। कहीं ना कहीं देखेंगी प्लांट की ग्रोथ कम हो गई है तो वहां पर वो सोचेंगी यहाँ माहौल में कुछ गड़बड़े, काम करती हूँ, यहां से उठा के यहां रखती हूँ, ये वाली खाद डलवाती हूँ, क्योंकि वो प्लांट वो ग्रो नहीं कर रहा। तो दैट इज वन, प्लांट सिर्फ ग्रोथ के थ्रू ही बता पाते हैं कि आसपास होने वाले चेंजेस उनके सही है या नहीं। अगर पत्ते सूख रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लांट्स को पानी की जरूरत है, मिट्टी सूखी पड़ी है तो प्लांट्स को पानी की जरूरत है। एनिमल्स हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, दे कैन respond to various stimuli in multiple ways। तुमने एक मूवी देखी, तुम एक मूवी देखने के लिए पागल हो रखे थे, बहुत पागल हो रखे थे, तुम्हें उस मूवी की मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट ला दी, तुम बहुत एक्साइटेड हो, ये तुम्हारा रिएक्शन है, बहुत एक्साइटेड, तुम्हें मूवी ला दी, अगले दिन छुट्टी थी, अगले दिन की भी मूवी ला दी, उसी मूवी की दोबारा टिकट ला दी। अब अगले दिन एक्साइटमेंट सेम रहेगा या कम हो जाएगा? बच्चा कहेगा सेम रहेगा। मैंने कहा ठीक है, उससे अगले दिन भी छुट्टी करो, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क सब मैं देख लूंगा। तो अगले दिन एक्साइटेड हो गए, कम हो गए, एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी। सेम स्टिमुलाई पे किसी चीज को देखकर हम लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं भी होता, बट रिस्पॉन्ड जरूर करता है। ये बात याद रखना, प्लांट्स कैन रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई अराउंड, एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई अराउंड देम इन मल्टीपल वेज। इन क्या बेटा? मल्टीपल वेज। मगर अब इसको, इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? आप इस देखो, अगर आसपास कोई चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली आप रिस्पॉन्ड करोगे, बट रिस्पॉन्ड करने में ये नहीं कि किसी को जान से मार दोगे, कि एक ऐसा चेंज ले आओगे जिससे और कोई परेशान हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन बुक वाली एक बार देख लेना। दी वर्किंग टुगेदर, दी वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस organs of an organism in a systematic manner, in a systematic manner, so as to produce a, ये वर्ड देख लेना, proper response, so as to produce a proper response to the stimulus is called कोऑर्डिनेशन। सर एक बार और समझाओ। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रेड लाइट पे जंप नहीं करना, रेड लाइट पे जंप नहीं करना, और ग्रीन लाइट पे आप जा सकते हो, ऑरेंज लाइट पर आप देख लो, चेक कर लो, बट कोशिश करो कि ना जाओ। इट्स बेटर यू डोंट गो। एंड समहाउ यू सी दैट देयर इज अ रेड लाइट और आपने अपनी गाड़ी रोक ली,
तो आपने जो कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी का वो बिल्कुल सही है, आपका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही है कि इस समय भैया रेड लाइट हो रखी थी तो गाड़ी रोकनी थी, तुमने रेड लाइट क्रॉस कर दी। अब क्या हो सकता है, रेड लाइट तुमने क्रॉस कर दी, जिस बंदे की ग्रीन थी वो आगे ठुक गया, गलती किसकी मानी जाएगी, तुम्हारी, क्योंकि तुमने कोऑर्डिनेट नहीं सही किया। तुम कहो मैंने लाइफ में पहली बार रेड लाइट क्रॉस करी है और मेरे आज तक लाइफ में 1 करोड़ रेड लाइट क्रॉस कर ली, बट उस समय तुम्हारा कोऑर्डिनेशन सही नहीं था, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सेकंड बात, आपने रेड लाइट क्रॉस करी, आगे पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया रेड लाइट खड़े क्रॉस करने के बदले में और आपका चालान काट लिया। आपका चालान जब काट लिया तो आपका पैसे का नुकसान हो गया। तीसरी चीज, आपने रेड लाइट क्रॉस करी, आप बच भी गए, पुलिस वाले भी नहीं थे, आपने गाड़ी निकाल ली, अब आपके सिस्टम में आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड लाइट क्रॉस कर लो, खुद तो ऐसा करोगे करोगे, अब अपने आसपास वालों को भी ये सिखाओगे। तो जिस दिन कोई अच्छा समझदार बंदा बैठा होगा वो कहेगा भाई इसका बॉडी का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, ये ही डजंट ड्राइव सेफली, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो यही चीज है कि किस तरीके के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बंदा बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है उसकी पर्सनालिटी आकर्षित होती है, पीपल वांट्स टू स्टे कनेक्टेड विद देम, भले ही लगता है स्वैग वैग, बट एंड में एक बात याद रख लेना, डिसिप्लिन एंड देयर इज डिसिप्लिन विच विंस एवरीथिंग। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में पढ़ने से पहले एक बात याद रख लेना, दे कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट वॉक। ये बायो का नहीं, थोड़ा अपने तरफ से बता रहा हूं। दे कैन नॉट एक्सप्रेस। तो इतने में एक बच्चे की मम्मी बोलेंगी नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, मेरे प्लांट्स एक्सप्रेस करते हैं मुझे। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो प्लांटेशन में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, उन्हें पता चल जाता है कौन सा पौधा कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, हम नहीं पता कर सकते। ये वो कर सकते हैं जिनको गार्डनिंग वगैरह का शौक होता है फॉर 10, 15, 17 ईयर, जिनके घर में प्रॉपर एक पूरा गार्डन सा बना होता है, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स, यू डोंट नो, पता नहीं क्या होता है, बट प्लांट्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो काफी स्लो होता है। तो प्लांट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। अब प्लांट्स तुम्हारे साथ, फिर मैं एनिमल्स पे आ गया, तुम्हारे साथ अगर कोई भी तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम क्या करोगे, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताओगे, ही विल टेक द एक्शन अगेंस्ट द गलत बंदा। अगर प्रिंसिपल एक्शन नहीं लेते तो तुम अपने घर पे बताओगे, घर वाले प्रिंसिपल सर पे प्रेशर डालेंगे, देन ही हैज टू टेक ऑप्शन। सपोज तुम्हारे घर वालों की नहीं चल रही प्रिंसिपल के आगे, सो देयर आर अथॉरिटीज लाइक पुलिस एटसेट्रा, उनकी मदद से आप इन पे प्रेशर डालोगे, फिर आपके ऊपर जो प्रॉब्लम है आप उसका सामना कर सकते हो। एंड मेनी अदर वेज। एक बच्चा कहेगा मैं खुद ही सर फाड़ दूंगा, सर फाड़ना, वायलेंस करना इज नॉट द राइट वे ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट इज अगेंस्ट द लॉ टू रेज हैंड्स ऑन एनीबॉडी। तो अगर आप किसी के ऊपर अपना हाथ उठाते हो तो आप ऑलरेडी एक क्राइम कमिट कर देते हो, ये गलती नहीं होती है, क्राइम होता है, तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इसीलिए बचपन से नॉन वायलेंस प्रैक्टिस कराया जाता है, और स्पेशली आजकल टीचर्स वगैरह को भी, घर पे भी, पेरेंट्स को भी ये स्पेशली बोला जाता है दैट यू कैन नॉट प्रैक्टिस वायलेंस इन फ्रंट ऑफ योर किड्स और इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, वायलेंस इज प्रोहिबिटेड। जो वायलेंस करता है कहीं ना कहीं उसकी कोऑर्डिनेशन खराब होती है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी कोऑर्डिनेशन बॉडी की खराब है, समाज में या तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती, या अगर उसकी वजह से औरों को प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। ये याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बिल्ली पाल लेते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, डॉग डॉग पाल लेते हैं, हम शेर क्यों नहीं पाल पाते, क्योंकि शेर को जितना मर्जी प्यार दे दो, शेर अपनी बॉडी को उस लेवल पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा कि आपको ना खाए। शेर इज अ कार्निवोरस, तो एक दिन आप सो रहे होगे, सोते सोते स्वाहा कर देगा। तो क्योंकि शेर, अगर 100 में से एक शेर भी ऐसा करता है तो भी शेरों को अपने साथ पालने दिया नहीं जाएगा। जो जंगल के जो शेर होते हैं वो बड़ा बहुत सारा वो होता है, उसकी डिटेल में मत जाना। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में, प्लांट्स कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट एक्सप्रेस, तो भगवान ने इनको एक सहने की शक्ति दी होती है, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। ध्यान से समझना,
डॉर्मेंसी क्या होती है? इज दैट स्टेज इन प्लांट साइकिल, is that stage in plant cycle during which it becomes inactive due to unfavorable external surrounding, due to unfavorable external surrounding। जब तक बाहर का माहौल ठीक नहीं होता तब तक वो डॉर्मेंसी में आ जाते हैं, या उनको एक वर्ड बोल देते हैं डॉर्मेंट। मरते नहीं है। ये वो स्टेज है जब आपको शांत रहना है, क्योंकि आपको बाहर का माहौल इस समय अनुकूल नहीं है। एंड एज सून एज प्लांट्स और प्लांट organ gets favorable atmosphere, they, वर्ड देखना मैं क्या लिख रहा हूं, they break their dormancy, they break their dormancy, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। दिस इज, अब प्लांट को कब शांत होना है, प्लांट को कब एक्टिव होना है, ये कौन बताएगा? तो फिर दोबारा आपको सर हमें बताना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस ऑफ स्पेशल, स्पेशल ये वर्ड याद रख लेना, केमिकल्स, स्पेशल केमिकल्स synthesized in body of plants in very small amounts called, प्लीज इज्जत से प्यार से, दे आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हॉर्मोन्स के बारे में और डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। हॉर्मोन्स आर दोज chemicals which perform certain specific functions in plant और एनिमल बॉडी। एक स्पेसिफिक काम है, तुम्हारा ये काम है। और ध्यान दे लेना, प्लांट प्लस हार्मोन, प्लांट के हार्मोन को वी कॉल एज फाइटो हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं बेटा? फाइटो हॉर्मोन्स। आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें नॉर्मल हॉर्मोन्स बोलते हैं। एनिमल हॉर्मोन्स कोई नया स्पेशल वर्ड नहीं है, बट प्लांट्स की बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर कॉल्ड फाइटो हॉर्मोन्स। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपकी बॉडी, आप जितना मर्जी खाना खा लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो उसकी वजह ये नहीं होती आपके खाने में कोई कमी है। इसकी वजह ये हो सकती है कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा, जो मैं अभी बताऊंगा। ग्रोथ हार्मोन मैं अभी बताऊंगा। सो सबसे पहले, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स is done by plant hormones. The plant hormones coordinate the activities of plant by controlling one or other aspect of the growth of the plants. अभी बता रहा हूं कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। फाइटो, फाइटो का मतलब हो गया प्लांट, और हॉर्मोन्स का मतलब हो गया हॉर्मोन्स, स्पेशल केमिकल्स। तो देयर आर 4 काइंड, वैसे तो 5 होते हैं। एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, नंबर 1, एक नंबर 2 होता है, एक नंबर 3, एक नंबर 4, एक नंबर 5 भी होता है, वो भी बता दूंगा। जो दूसरा हार्मोन होता है वो होगा जिबर लिंस। जो तीसरा हार्मोन होता है वो होता है साइटोकाइनिन्स। जो चौथा हार्मोन होता है वो होता है ABS, CIS,
एब्सिसिक एसिड। बच्चा कहेगा सर आपने ना उसको ऑक्सिन को बड़ी इज्जत दी है, ऑक्सिन को बड़ी इज्जत दी है। एक्चुअली में ऑक्सिन को इज्जत देने की वजह यह है, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, ये बात याद रख लेना। अब प्लांट को चाहिए क्या, देखो ऑक्सिन क्या क्या करता है। ऑक्सिन्स आर प्लांट हार्मोन्स विच दे प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करता है, एंड सेल डिफरेंशिएशन, अलग अलग सेल्स की शेप और साइज अलग अलग होते हैं और अलग अलग रोल्स उन्होंने अदा करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ये जरूरी बात है या नहीं, ऑक्सिन होगा तो फ्रूट्स होंगे, ऑक्सिन नहीं होंगे तो फ्रूट नहीं होंगे। ऑक्सिन्स कंट्रोल प्लांट्स रिस्पॉन्स, दे कंट्रोल प्लांट्स रिस्पॉन्स टू, ध्यान से देख लेना, लाइट, लाइट के अकॉर्डिंगली कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कैसे वो करना है रिएक्ट। लाइट का प्लांट पर असर होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। ग्रेविटी का भी प्लांट पर असर होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसमें ऑक्सिन का रोल होता है। दे आर मेड बाय द सेल्स, मेड बाय द they are made by the cells at tip of stem and roots। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, टिप पर होते हैं। ऑक्सिन्स मूव अवे फ्रॉम द लाइट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन्स मूव अवे फ्रॉम लाइट, इनको लाइट पसंद नहीं है, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक पॉइंट लिख लो, दे दे स्पीड अप ग्रोथ इन स्टेम्स, बट, ये वर्ड देख लेना, दे स्पीड अप ग्रोथ ऑफ स्टेम्स, हाँ, एंड स्लोज डाउन ग्रोथ इन रूट्स। स्टेम्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और रूट्स की ग्रोथ को कम करना चाहते हैं, क्योंकि रूट्स बहुत बढ़ती जाएंगी, पता चले आगे मिट्टी ना मिले, तो दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, ये ध्यान से देख लेना। अगला, जिबरलिन्स, दे आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट। बच्चा कहेगा वो तो ये भी कर रहा था, सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये वर्ड देख लेना, ऑक्सिन, ये बात याद रख लेना। दे आर वेरी गुड, वो वही सेम काम करते हैं जो ऑक्सिन कर रहा है, मगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स, ये याद रख लेना। दे हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी, दे हेल्प इन ब्रेकिंग dormancy in seeds and buds। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। दे प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स, दे प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स। ये कम से कम अपने एग्जाम से पहले 3 बार लिख लेना, बोर्ड एग्जाम से पहले, ये बात याद रख लेना। जिबरलिन हार्मोन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेनी शूट एक्सटेंशंस, एक लिख लेना ये वर्ड, शूट एक्सटेंशंस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, और एलोंगेशन ऑफ ये सब छोड़ दो। साइटोकिनिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल डिवीजन, दे प्रमोट सेल डिवीजन, दे डिले द एजिंग इन लीव्स, लीव्स को बूढ़ा होकर टूटने से, गिरने से रोकता है, ये याद रख लेना। दे प्रमोट
प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को कब खुलना है तो ये वो देखते हैं। दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, कुछ ना आए तो फ्रूट ग्रोथ तो लिख ही देना। दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। अगला, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच इज नोन एज अ ग्रोथ, एक्ट्स एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ रोकने के काम क्यों? प्लांट का शेप और साइज मेंटेन रहे। इट प्रमोट्स डोरमेंसी, ये डोरमेंट करता है प्लांट को। इट प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, इन सीड्स एंड बर्ड्स। एक थोड़ी सी धार्मिक सी वो है, माता रानी कहते हैं 9 महीने गर्भ जून की गुफा में छुपी थी, या उन्हें वेट करना पड़ा था भैरव बाबा से बचने के लिए। सो दैट वाज अ टाइम व्हेन माता रानी वाज डोरमेंट। आप कभी बीज का पैकेट लाना, बीज के पैकेट में बीज पड़े होते हैं कई कई साल पुराने, बट बीज मरते नहीं है, बीज डोरमेंट होते हैं। जैसे ही उस बीज को आप गीली मिट्टी पे डाल देते हो, अगले दिन नहीं तो उससे एक दिन बाद उसी में से थोड़ी सी सीडलिंग निकल जाती है, उनकी डोरमेंसी टूट जाती है। वो 10 साल, 2 साल, 5 साल शांत रहेंगे, क्योंकि अभी बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। जैसे ही बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक होगा, दे विल स्टार्ट टू ग्रो, ये याद रख लेना। और दे प्रमोट प्रमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, ताकि नई लीव्स आ सके। और दे प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को एक खोलने के काम आता है, एक बंद करने के काम आता है। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना। अब प्लांट, प्लांट के बारे में हमने दो बातें बताई हैं। प्लांट ग्रीन कलर से लिख देता हूं। प्लांट को अगर कोई स्टिमुलाई अच्छा लगता है तो प्लांट उसकी तरफ मूव करता है, और अगर प्लांट को कोई स्टिमुलाई बुरा लगता है तो प्लांट उससे दूर मूव करता है। प्लांट की इस स्लो सी मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉपिज्म। थोड़ी सी जगह बचाते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रॉपिज्म? द मूवमेंट in plant in response to an external stimuli is called tropism। इसमें अभी एक वर्ड डलेगा, एक वर्ड डलेगा। if the movement is towards the stimuli, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर साथ हो तो, अगर प्लांट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर प्लांट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, इसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इफ द मूवमेंट इन प्लांट is away from the stimuli, it is called, क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इस मूवमेंट को बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो ध्यान से देख लेना, प्लांट को अगर कोई चीज अच्छी लगती है, प्लांट उसकी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। प्लांट को कोई चीज ठीक नहीं लग रही, एकदम नहीं दूर हो जाएगा, धीरे धीरे उससे दूर होने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो सर ये वाली जो मूवमेंट्स है ना, इन मूवमेंट्स को बोलते हैं डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल। द डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ये याद रख लेना।
एंट्रोपिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव ट्रोपिज्म और एक होता है नेगेटिव ट्रोपिज्म। अगर आप लोग साथ हो तो प्लांट्स पर तुम्हें क्या लगता है किस किस का असर होता होगा? तो बच्चे ने बोला प्लांट पर वाटर का तो असर होता ही होगा। तो इतने में एक बच्चे ने बोला प्लांट पर सनलाइट का असर तो होता ही होगा, और अभी हमने पीछे पढ़ भी लिया है, ये याद रख लेना। तो इतने में एक बच्चे ने बोला हमने तो एक और चीज पढ़ी है, प्लांट पर ग्रेविटी का असर भी होता है। थोड़ा सा फिर मुझे भी पढ़ाने दो। प्लांट पर केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का भी असर होता है, और प्लांट्स पर, कुछ प्लांट्स पर टच का भी असर होता है, कुछ प्लांट्स पर। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये जो ग्रेविटी वाला असर है इसे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ये जो वाटर वाला असर है इसे बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ये जो केमिकल वाला असर है इसे बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। ये जो टच वाला असर है इसे बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ये जो सनलाइट वाला असर है, सनलाइट मतलब लाइट, लाइट बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। अब क्या बोले इनकी डेफिनेशन? यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ताकि मैं आपको डिटेल में फिर और एक्स्ट्रा पढ़ा सकूं। कहते हमने नहीं पढ़ना, बट भाई तुमने नहीं पढ़ना, बट सिलेबस तो कह रहा है ना पढ़ाने को। तो सबसे पहला ध्यान से देखना, जियोट्रोपिज्म, द डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट। बेटा देखना, इन रिस्पॉन्स टू डैश इज कॉल्ड डैश। इस केस में, इस वाले केस में, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। बाकी सेम है। द डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टच is called thigmotropism. The directional movement in plants in response to light is called phototropism. The directional movement in plants in response to a chemical is called chemotropism. The directional movement in plants in response to water is called hydrotropism. Immediately मुझे पॉज करो और ये पांचों की पांचों डेफिनेशन अभी के अभी लिखो, अभी के अभी लिखो। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ इन पांचों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। वो कराने से पहले थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, थोड़ी सी बात करूंगा। ये नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी कर रहा हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर टू सेक्स, वन इज कॉल्ड अ मेल and another is called a female. मेल कौन होता है? जो produces male sex cells, female वो which produces female sex cells. sex cells के लिए they use a word called, पता नहीं क्या, they use a word called gamete. gamete, G-A-M-E-T. मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब तक ये मिलेंगे नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस, क्या बोलेंगे उसे? टू प्रोड्यूस, भूल क्यों रहा हूं मैं यार, इस सिंगल सेल को कुछ बोलते हैं, द टू प्रोड्यूस, हाँ जाइगोट।
हम सब पैदा होने से पहले क्या थे? जाइगोट, सिंगल सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फिर ये जाइगोट डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रियो. जब हम अपनी मां के पेट के अंदर होते हैं, वी आर एम्ब्रियो. और जब हम मां के पेट से बाहर निकलते हैं, वी आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. एक आमतौर पे ह्यूमन बींग्स में 9 महीने तक एक बच्चा अपनी मां के पेट के अंदर रहता है. तो ह्यूमन बींग्स में जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 9 महीने का होता है. बट अभी मुझे आपको जो मेन चीज पढ़ानी है वो ये पढ़ानी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन क्या होती है. जब मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल से मिलेगा तब जाके जाइगोट बनेगा. जाइगोट मतलब हम सब पैदा होने से पहले एक सिंगल सेल थे जिसको जाइगोट बोलते हैं. और जब तक जाइगोट नहीं बनेगा तब तक रिप्रोडक्शन की शुरुआत नहीं होगी. और रिप्रोडक्शन की शुरुआत के लिए फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है. थोड़ा सा बस इसको देख लेना. इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बताऊंगा फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.